मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंघवी आज पुनः प्रस्तुत हूँ बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के बच्चों के लिए एक नए वीडियो के साथ। आज के मेरे वीडियो का विषय है प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की जो प्रकृति है वह बहुआयामी प्रकृति है, मल्टी डायमेंशनल है। कोई व्यक्ति या हम यह कहें कि बहुत से अर्थशास्त्री इसे कला मानते हैं, कुछ इसे विज्ञान मानते हैं, कुछ इसे पेशे के रूप में मानते हैं, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं, या हम यह कहें कि अलग अलग विद्वान इसे अलग अलग रूप में इसकी प्रकृति को परिभाषित करते हैं। यहाँ पर हम सभी एस्पेक्ट्स में प्रबंध की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे प्रबंध एक कला अथवा विज्ञान के रूप में। प्रबंध कला है या प्रबंध विज्ञान है, इससे पहले हमें यह समझना होगा कि कला क्या है और विज्ञान क्या है। किसी भी कार्य को चातुर्य विवेक से करना ही कला कहलाता है। या हम यह कहें कि कोई भी कार्य करना, सृजनात्मक क्रिया करना कला के रूप में आता है। और प्रबंध जो किया जाता है वह व्यक्ति अपने विवेक से, अपनी चातुर्य से, अपने विशेष योग्यता के कारण वह इस कार्य को करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध एक कला के रूप में है। अब हम लेते हैं विज्ञान। विज्ञान दो प्रकार का होता है। एक तो प्योर साइंस, जैसे कि हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, जो कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होती है। ये सिद्धांत निश्चित होते हैं, इसमें वातावरण के अनुसार हम इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते या ये वातावरण से प्रभावित नहीं होते हैं। जबकि विज्ञान का जो दूसरा प्रकार है वह है व्यावहारिक विज्ञान। व्यावहारिक विज्ञान या हम इसे कहें कि अप्लाइड साइंस, यह साइंस कुछ लचीले सिद्धांतों पर आधारित होती है। या हम यह कहें कि बदलते हुए वातावरण के कारण जहां हमारे सिद्धांत परिवर्तित होते रहते हैं, हम उसमें एडजस्टमेंट करते रहते हैं। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं हमारे सिद्धांत भी परिवर्तित होते हैं, तो उसे हम व्यावहारिक विज्ञान कहते हैं। और यदि वर्तमान संदर्भ में हम प्रबंध की प्रकृति को देखें तो प्रबंध एक विज्ञान के रूप में भी होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ निश्चित सिद्धांतों का पालन किया जाता है। लेकिन ये जो सिद्धांत हैं ये फ्लेक्सिबल हैं, ये लचीले हैं, इनमें बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप समायोजन किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान के रूप में भी होता है। अब यदि हम परसेंटेज के रूप में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध का 60% कला तथा 40% विज्ञान के रूप में होता है। तो हमारी पहली प्रकृति कि प्रबंध कला है अथवा विज्ञान, तो हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों का सम्मिलित रूप है। इसमें दोनों का सामंजस्य है। केवल कला को हम विज्ञान नहीं कह सकते, या हम केवल हम कला को प्रबंध नहीं कह सकते, या हम यह नहीं कह सकते कि प्रबंध में केवल विज्ञान है। यह दोनों कला और विज्ञान का सामंजस्य है, समन्वय है। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध कला भी है और प्रबंध विज्ञान के रूप में भी है। यह हमने प्रबंध की पहली प्रकृति ली है। प्रबंध की दूसरी प्रकृति या दूसरी जो प्रवृत्ति है
वह है प्रबंध पेशे के रूप में। पेशे से तात्पर्य, प्रोफेशन से मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान अर्जित कर योग्यता प्राप्त करता है और फिर अपनी सेवाएं उस क्षेत्र को समर्पित करता है जिसमें लाभ से अधिक सेवा अंश अधिक होता है, तो उस क्रिया को हम प्रोफेशन या पेशा कहते हैं। प्रबंध को कुछ सीमा तक हम प्रोफेशन या पेशा भी कह सकते हैं। प्रबंध करने के लिए यदि हम प्राचीन काल में जाएं तो उस समय प्रबंध करने के लिए कोई प्रबंधकीय योग्यता, विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती थी। परंतु वर्तमान संदर्भ में यदि हम बात करें तो वर्तमान संदर्भ में प्रबंध करने के लिए या एक प्रबंधक बनने के लिए प्रबंधकीय योग्यताएं होना, मैनेजरियल स्किल्स होना आवश्यक है। जैसे व्यक्ति का बीबीए किया होना, व्यक्ति का एमबीए किया होना, उसके बाद उसे प्रबंधकीय क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर व्यक्ति विशेष योग्यता को प्राप्त करता है और उस अपनी विशेष योग्यता और दक्षता के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है और उसके बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर पारिश्रमिक, या हम यह कहें कि ये समस्त कार्य लाभ कमाने के उद्देश्य से भी किया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति धन अर्जित करना चाहता है। तो यहाँ पर सामान्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध एक प्रोफेशन है, प्रबंध एक पेशेवर प्रक्रिया है। यह हमारी यहाँ पर स्पष्ट होती है। इसके बाद हम आते हैं प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में। या हम यह कहें कि यह एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यह प्रबंध हर क्षेत्र में, हमारे ब्रह्मांड के हम किसी भी क्षेत्र में जाएं तो वहां पर हमें प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो यदि हम अपना एग्जाम्पल लेकर पढ़ना शुरू करें तो हम सुबह उठते हैं, उठने के साथ ही हम सोचते हैं कि आज हमें क्या करना है, कैसे करना है। हम अपना कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, किन साधनों से प्राप्त करना है, क्या परिणाम होना चाहिए, ये सब हम निर्धारित कर अपने दिन की दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर यह हमारा दैनिक जीवन का प्रबंध है। या हम यह कहें कि कोई गृहिणी है, तो गृहिणी सुबह उसे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, उसे दिन भर क्या कार्य करने हैं, वह अपना लक्ष्य निर्धारित करती है और उसके बाद उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। यदि हम बच्चों को देखें तो बच्चे भी इस कार्य को करते हैं। या हम यहाँ पर यह कहें कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन प्रबंध के अनुसार ही जीता है। बिना प्रबंध के यदि कोई व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, कोई कार्य करता है, तो उसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है और उसका लक्ष्य निर्धारित है कि उसे कहाँ जाना है, किस स्थान पर किस समय पहुंचना है और वहां पहुंचकर क्या करना है, तो उसका घर से बाहर निकलना सार्थक होता है। उसके पास एक लक्ष्य है, एक एम है कि उसे कुछ करना है। लेकिन यदि व्यक्ति बिना एम के घर से बाहर निकलता है, सड़कों पर डोलता है, तो उसका जो डोलना है, घर के बाहर निकलकर समय व्यतीत करना है, वह महत्वहीन है या उसका कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं होता। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि चाहे एक बच्चा हो, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे हम घर की स्थिति लें, चाहे हम समाज की स्थिति लें, चाहे हम कॉलेज लें या हम कोई बिजनेस उपक्रम की बात करें,
चाहे वह साझेदारी हो, कंपनी हो, किसी भी प्रकार का व्यवसायिक उपक्रम हो, हर स्थान पर हमें प्रबंध की आवश्यकता होती है। बिना प्रबंध के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में होता है, या हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध हर स्थान पर किसी न किसी रूप में पाया जाता है। और एक अच्छा प्रबंधक अपने लक्ष्य निर्धारित कर उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो चाहे एक स्त्री हो, चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो, चाहे एक व्यवसायी हो, ये सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत रहते हैं, प्रयास करते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रबंध एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यह हर स्थान पर किसी न किसी रूप में पाई जाती है। इसके बाद हम आते हैं प्रबंध एक प्रणाली के रूप में। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ सिस्टम। हम यदि सही शब्द प्रयोग करें तो यह एक सिस्टम है, यह एक प्रणाली के रूप में होती है। अर्थात हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी एक प्रणाली होती है, और यदि हम कार्य को प्रणालीबद्ध तरीके से करते हैं तो हम परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि जो परिणाम हमने चाहे थे, सोचे थे, जिन परिणामों की हमने कल्पना की थी, हम अपने कार्य के फलस्वरूप, प्रबंध के फलस्वरूप उन निश्चित परिणामों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हम यदि एक निश्चित सिस्टम का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारे जो परिणाम या जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे उसके अनुरूप हमें परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध एक प्रणाली के रूप में है, जिसमें कई कार्य एक के बाद एक कार्य निश्चित क्रम में हम कर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ कि प्रणाली को यदि हम सामान्य बिजनेस के रूप में समझें तो सबसे पहले नियोजन करना, फिर संगठन करना, समन्वय करना, अभिप्रेरणा करना और बाद में उसका परिणाम प्राप्त करना, ये प्रबंध के एक निश्चित क्रम में किए जाने वाले कार्य हैं। तो यदि हम प्रबंध इसी निश्चित क्रम में करें तो हमें अवश्य सफलता प्राप्त होती है। इसको आप थोड़ा सा इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमने बिना लक्ष्य निर्धारित करे विभिन्न व्यक्तियों को एकत्रित कर लिया, तो क्या एकत्रित समूह से हम कोई कार्य प्राप्त कर सकते हैं, या वो किसी कार्य का निष्पादन करने में सक्षम होंगे जब तक हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे। और उस लक्ष्य के आधार पर ही यदि हम संगठन करेंगे तो हमारा दूसरा स्टेप पूर्ण होगा, और उसके बाद हम समन्वय, अभिप्रेरण के माध्यम से परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये हमारी सिंपल सी थ्योरी है, जिसे मैंने बहुत सामान्य शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है कि प्रबंध एक प्रणाली के रूप में भी हो सकता है। इसके बाद आते हैं प्रबंध एक सामाजिक दायित्व के रूप में। सामाजिक दायित्व अर्थात सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम परिवार में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, या हम किसी देश के नागरिक हैं, तो हमारा उस परिवार के प्रति, उस समाज के प्रति, उस राष्ट्र के प्रति कुछ दायित्व होता है। या हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमें अधिकार चाहिए, हमें अधिकारों का प्रयोग करना है, लेकिन हम उन अधिकारों के माध्यम से हमारे कुछ दायित्व भी होते हैं। अर्थात जैसे हम परिवार में रहते हैं तो परिवार में हमारी हर आवश्यकता पूरी होती है, लेकिन
परिवार हमसे ये उम्मीद रखता है कि हम पारिवारिक अपने दायित्वों का निर्वाह करें, जो उन्हें कार्य दिया जाए, जो उन्हें कर्तव्य सौंपे जाए, उन्हें निर्धारित समय पर करें, बड़ों का सम्मान करें। यदि पढ़ने का कार्य है तो निर्धारित समय में हम पढ़ें, कॉलेज स्कूल जाएं, अपने पाठ्यक्रम को पूरा करें, एग्जाम में अच्छे रिजल्ट दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें सुविधाएं मिलती रहें और बदले में हम परिणाम प्रदान नहीं करें, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से समाज में हमारा एक कर्तव्य होता है कि समाज के प्रति जो समाज के विभिन्न कार्य हैं, या हम यह कहें कि हमारे जो सामाजिक दायित्व हैं, यदि हम संपन्न हैं तो दूसरों की सहायता करें। ऐसा कोई भी कार्य न करें जो सामाजिक हमारी जो रीति रिवाज है उसके विरुद्ध हो, या हम राष्ट्र के प्रति वफादार हों। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध एक सामाजिक दायित्व के रूप में भी है। इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम लाभ अर्जित करते हैं तो उस लाभ का कुछ हिस्सा हमें सोशल वेलफेयर के लिए भी रखना चाहिए। जितने भी बड़े व्यवसायी होते हैं वे अपने यहाँ कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी सुख सुविधाओं के लिए कुछ धन इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे हम यदि बात करें कि तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के अपनी स्कूल कॉलेजेस होती है, अपने हॉस्पिटल्स होते हैं जहां उनके कर्मचारियों को सुविधाएं प्राप्त होती है, उनके बच्चे फ्री एजुकेशन या बहुत ही कम फीस में उनके बच्चों को एजुकेशन प्राप्त होती है, चिकित्सा की सुविधाएं प्राप्त होती है। तो ये सारी चीजें जो है ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में है, सामाजिक दायित्व के रूप में है। तो प्रत्येक व्यवसाय के अंतर्गत यहाँ हम यह कहें कि प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में होता है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी हम प्रबंध को ले सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। मैंने अपने पिछले प्रबंध के जो वीडियो में आपको इसकी परिभाषा के बारे में भी बताया था। लॉरेंस एप्ले की ये परिभाषा है और वर्तमान संदर्भ में बहुत ही सटीक परिभाषा है प्रबंध की कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। क्योंकि हम यदि उत्पादन के जितने भी साधन देखें तो उसमें श्रम या मनुष्य एक ऐसा साधन है जो सजीव साधन है, जो वातावरण से हर परिस्थिति से प्रभावित होता है। बाकी साधन निर्जीव साधन है, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वह मुद्रा हो, ये सब निर्जीव साधन के रूप में आते हैं। लेकिन जो श्रम है, जो मनुष्य है, वह एक सजीव साधन है और इसका परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्रबंध के द्वारा हम व्यक्तियों का विकास करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमें कोई कार्य पर नियुक्ति प्रदान की जाती है तो हमें उसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग पीरियड होता है हमारा, या प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें हमको कार्य को सिखाया जाता है। या जब हमें कार्य पर लगाया जाता है तो कार्य किस प्रकार करना है, क्या कार्य करना है, कैसे परिणाम बताने हैं, इन सब की जानकारी दी जाती है। यदि हमें कार्य नहीं आता है तो कार्य किस प्रकार से किया जाएगा, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो 2 महीने, किसी में 15 दिन, किसी में 2 वर्ष, ये प्रोबेशन का पीरियड या ये ट्रेनिंग पीरियड होता है। और इस ट्रेनिंग पीरियड में कुछ पेमेंट भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग ही दी जाती है। तो जब हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है तो उसका उद्देश्य होता है हम अपने व्यक्तित्व का विकास करें। और जब हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं
पहले से हम में उसमें योग्यता थी, उस योग्यता और दक्षता के आधार पर हमारी नियुक्ति हुई और उसके बाद हमें और ट्रेंड किया गया, और उसके बाद जब हम कार्य को निष्पादित करते हैं तो उससे हम अपने व्यक्तित्व का और विकास करते हैं। जिस चीज में हमें भ्रामकता थी, हमें नहीं आता था, उसमें हम सर्वांगीण विकास करते हैं। हम दिनों दिन उस कार्य के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। जैसे फॉर सिंपल एग्जाम्पल मैं अपना ही आपको देती हूं। यदि मुझे पहले दिन क्लास में लेक्चर लेने के लिए कहा जाए तो मुझे हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा लेक्चर न दे पाऊं या मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर ना हो। लेकिन धीरे धीरे जब मैं यही कार्य प्रतिदिन करती हूं तो क्लास में जाने से पहले मैं उस चीज को पढ़ती हूं। जो मुझे आता है उसको भी पढ़ती हूं और जो मुझे नहीं आता उसको और अच्छी तरीके से पढ़ती हूं, ताकि मैं क्लास में अच्छी तरह से आपको कोई चीज समझा सकूं। तो जब आपको पढ़ाने से पहले मैं जब उसी चीज को पहले स्वयं पढ़ती हूं तो मैं अपने व्यक्तित्व का विकास करती हूं और उसके बाद मैं आपको गाइड कर सकती हूं कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो उसको आपको पुनः समझा सकती हूं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। अर्थात ये तो मैंने आपको सजीव बताया कि जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी आप भी सजीव हैं, लेकिन यदि हम किसी मशीन को ऑपरेट करना चाहते हैं, मशीन को चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पहले हमें स्वयं ज्ञान की आवश्यकता होगी कि मशीन को किस प्रकार से चलाना है, उसे किस प्रकार से प्रयोग में लेना है। यदि हम इस बात को हम नहीं जानेंगे, हम नहीं समझेंगे और हम यूं ही मशीन को ऑपरेट करना चाहेंगे तो मशीन अपने तरीके से कार्य न करेगी, या हम यह कह सकते हैं कि मशीन को गलत ऑपरेट करने के कारण हो सकता है कि उसमें कोई कमी आ जाए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। तो प्रबंध की ये विभिन्न मैंने आपको इसके जो प्रवृत्तियां हैं, या हम यह कहें कि प्रबंध को हम कला माने, प्रबंध को हम पेशा माने, एक सार्वजनिक दायित्व के रूप में माने, इन सबको मैंने आपको समझाया कि प्रबंध की प्रकृति क्या होती है। इसके साथ ही क्रियात्मक क्षेत्र में प्रबंध की जो